FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, जो बच्चे होते हैं उनमें जो मौसम बदलता है, वैसे तो बड़ों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, पर बच्चों में कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो संवेदनशील होते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो उनमें कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई बीमारियां उनको लग जाती हैं, जिससे अभिभावक और माँ बाप काफ़ी परेशान रहते हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए साथ में विशेष तौर पर बच्चों में जो पीलिया की समस्या रहती है उस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो पीलिया होता है उसके कारण क्या रहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो मेरा FM लाइफलाइन के श्रोताओं को नमस्कार जी। इस प्रोग्राम में। जो बच्चों में पीलिया है उसका मुख्य रूप से हम कहते हैं 3 तरह के कारण होते हैं। पहला होता है कि खून ज़्यादा टूटना, जो हिमोलिटिक एनीमिया आज कहते हैं उसका। दूसरा होता है लीवर में खुद में प्रॉब्लम होना, तो उसका जो सबसे मुख्यतः कारण होता है लीवर का या तो इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि हम कहते हैं हेपेटाइटिस की बीमारी, हेपेटाइटिस A, B, C, हेपेटाइटिस E जी, टाइफाइड जैसी बीमारी, मलेरिया, इन सब बीमारियों में, इवन डेंगू में भी पीलिया होता है। तो जो लीवर में इन्फेक्शन है उसके वजह से पीलिया हो सकता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं लीवर के, उनसे पीलिया हो सकता है। जो तीसरा है, जो पीलिया को बाहर ना निकलने देने वाली दिक्कतें होती हैं, जिनमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज़ बोलते हैं, वो टिपिकली बनावट वाले होते हैं। तो वो यंग बच्चों में होता है, शुरू के 6 महीने 1 साल में, उसके बियॉन्ड उसमें थोड़ा कम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कॉमन यदि हम कारण की बात करें तो मोस्टली ये इन्फेक्शंस होते हैं, जो हेपेटाइटिस कॉमनली कहा जाता है, वो सबसे मुख्यतः कारण है। जी। तो डॉक्टर साहब, हम तो जो एक लेमैन है या आम आदमी है उसे तो मालूम है कि पीलिया हुआ है, तो किस तरह से थोड़े बहुत लक्षण घर पे देखे जा सकते हैं, फिर उसमें अंदेशा हो तो एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है। परंतु अभी जो आपने बताया इसके जो कारण और इसकी जो टाइप्स हैं, उसमें मलेरिया, डेंगू इत्यादि के बारे में भी आपने इशारा किया। तो किसी भी बच्चे को अगर मलेरिया, डेंगू इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपने कहा कि उससे भी पीलिया होने के चांसेस होते हैं। तो किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मौसम बदलता है तो डेंगू और मलेरिया ये तो आम कई बार होते रहते हैं, और कई बार अगर आपका इलाज ढंग से ना हो तो कौन सी ऐसे फ्लैग्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है तो वो तब्दील हो सकता है पीलिया में। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहला तो ज़रूरी है, यदि हम पीलिया के बारे में बात करें कि कैसे पीलिया को पहचानें। आई थिंक सबसे अर्ली यदि हम जल्दी पहचानेंगे तो जल्दी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो नॉर्मली जो आँखों की हमारा जो सामने जो हिस्सा दिखता है वो सफ़ेद होता है। जी जी, तो हम जी। कहते हैं कि यदि इसमें पीलापन आ गया है तो ये पहली निशानी है। तो यदि कभी भी लगता है कि नहीं पहले सफ़ेद थी अब पीलापन है, इसका मतलब पीलिया है। तो अगला जो स्टेप होता है वो है कि पीलिया का टेस्ट कराएं। तो उसमें 2 तरह के फ्रैक्शंस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना। जो इनडायरेक्ट वाला होता है वो कॉमन कारण होता है। तो उसके बाद फिर हम जो एक कॉमन जो कारण बताए मैंने उनका टेस्ट करते हैं। यदि जैसा कि है आपने पूछा कि मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का कैसे पता करें, तो टिपिकली इन तीनों में आप देखेंगे कि पहले बुखार आएगा। जी, पहले बुखार आएगा और पीलिया बाद में अपीयर होगा। बाकी में पहले हो सकता है पीलिया अपीयर हो, बुखार एक लेट स्टेज हो। यदि बुखार है पहले और उसके बाद पीलिया आता है तो अमूमन हम सोचते हैं कि ये इन्फेक्शन ही कारण रहा होगा और फिर उनके अकॉर्डिंगली जांच करते हैं। तो कुछ इनके अलग से पॉइंटर्स भी होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि डेंगू होता है तो हम कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाना, हड्डी का जोर से बुखार आना। सिमिलरली मलेरिया में भी बुखार आना, 1 दिन छोड़े 1 दिन के बुखार आना, ये कुछ लक्षण हैं, पर डेफिनेटली इनका टेस्ट करके ही पता लगाया जा सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ है, बुखार है और पीलिया है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अप्रोप्रिएट टेस्ट करने चाहिए। अप्रोप्रिएट टेस्ट में क्या आता है, जो परीक्षण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो जो परीक्षण है तो सबसे पहले तो खून का टेस्ट किया जाता है। पहला चीज़ कि हाँ जी, जो कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, सेल काउंट कितना है, प्लेटलेट कितना है। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, बिकॉज जो पीलिया होता है वो लीवर की समस्या के कारण होता है। जो भी इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, यदि लीवर इन्वॉल्व होगा तो ही पीलिया होगा जी। तो लीवर का इन्वॉल्व के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। तो यदि लीवर फंक्शन टेस्ट हमारे डिरेंज हैं, गड़बड़ आ रही है
और यदि ब्लड का हमें लगता है कि CBC है, उसका में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक पॉइंटर होते हैं। जी जी जी। फिर जो मैंने बीमारी बताई मलेरिया की, डेंगू की, इनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। मलेरिया के लिए मलेरिया पैरासाइट देखा जाता है, डेंगू के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, NS1 एंटीजन होता है, तो डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट ऑर्डर करते हैं। जी जी जी। तो इन टेस्ट में अगर किसी प्रकार की पॉइंटर्स अगर आते हैं तो उसका निर्धारण किया जाता है कि इससे समस्या है पीलिया की, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो उस प्रकार से किया जाता है। जी। एक आपने ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया की बात की, वो क्या होता है और क्यों होता है? ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है, नॉर्मली जो हमारा पित्त है बॉडी में वो बनता है, लीवर के थ्रू सर्कुलेट होता है, वो आंत में जाएगा और बाहर निकल जाना है जी। बट यदि वो बाहर निकलने में दिक्कत होगी तो बॉडी में जमा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिनेमिया, मतलब जो डायरेक्ट फ्रैक्शन है वो बढ़ जाना है। उसका जो मोस्टली कारण होते हैं वो यदि बच्चों में देखा जाए तो बनावट में दिक्कत होती है, बिलियरी एट्रेजिया या कोलिडोकल सिस्ट, कोई बाहर से कंप्रेशन हो, तो बच्चों में अमूमन वो कारण होते हैं। थोड़ी बड़े एज में कहीं से भी बाहर से कंप्रेशन, कोई लिम्फ नोड का कंप्रेशन हो, कोई ट्यूमर का कंप्रेशन हो, ये सब कारण होने लग जाते हैं। तो ये मोटे कारण होते हैं। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि लीवर में ही जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो भी कॉन्जुगेटेड बढ़ने लग जाता है। जी जी। और ऐसे कौन से बच्चे हैं कि जिन्हें पीलिया की समस्या से दो चार होना पड़ता है? कुछ खान पीन में इस तरह की कमी रह जाती है या उनके बचपन से ही कोई समस्या होती है, तो उस तरह की कौन सी टाइप्स हैं या इस प्रकार का कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए अभिभावकों को या उनके माता पिता को कि बच्चा पीलिया से दूर रहे? कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हों या आप बताना चाहते हो? जी। पीलिया देखिए दो तरह का है। एक है कि कुछ के जो जन्म से कारण होते हैं, जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं, वो टिपिकली जो हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिनमें कि खून का टूटना, आपने सुना होगा, थैलेसीमिया हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया, हेमोलिटिक एनीमियाज हो गए, ऑटोइम्यून, वो कुछ जेनेटिक होते हैं जिसके कारण होता है। तो वो टिपिकली न्यूबॉर्न पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है जी। या फिर कभी ऐसा होता है कि वो इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं था, कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ G6PD डेफिशिएंसी में कुछ और ट्रिगर मिले, तब वो होता है जी। यदि ऐसा कुछ कारण है, टिपिकली हम कहते हैं G6PD एक एंजाइम होता है, ये अपने इस बेल्ट में यदि देखे चंडीगढ़ के आसपास ऑलमोस्ट 6 से 7% लोगों में वो डेफिशिएंट होता है। ओके। यदि वो डेफिशिएंसी टाइम पे डायग्नोज कर ली जाती है तो उसके वजह से पीलिया से और बाकी समस्याओं से बचा जा सकता है, बिकॉज वो ऐसी जेनेटिक चीज़ है जिसमें कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं लेने होते, कुछ बाकी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना होता है। तो यदि किसी को बता दिया जाए पहले से कि भाई आप में डेफिशिएंसी है, तो उन चीज़ों का परहेज करें तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये सब जेनेटिक चीज़ें हैं जो यदि टाइम से पता चल जाए तो उनको पीलिया से बचाया जा सकता है। जी। और वैक्सीनेशन का क्या रोल रहता है इसकी प्रिवेंशन में? कौन सी वैक्सीनेशन, वैसे तो आजकल ये इम्पॉर्टेंट भी है, सब लोग जानते भी हैं और कंपलसरी भी है कि बीच में ही आ जाती है, परंतु कोई इस तरह की भी है जो ऑप्शनल होती है और लगानी चाहिए? जी। जैसा कि वैक्सीन इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए ही होती है, तो जितनी हमने बात की उसमें कॉमन चीज़ जिसका इन्फेक्शन हो और पीलिया हो जाए वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड का जो वैक्सीन भी अभी है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये एक लगवानी चाहिए, 6 महीने से 12 महीने के बीच में पहली डोज लगती है टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि टाइफॉइड से प्रिवेंट करती है एंड वो एक तरह से पीलिया से भी प्रिवेंशन का है। जी। तो मतलब अगर टाइफॉइड से बचा के रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल वैक्सीन के लिए ऑप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी। तो जब परीक्षण हो जाता है तो इसमें कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप के पीलिया के लिए? जी। जब परीक्षण हो जाता है तो इम्पोर्टेंट होता है कारण का पता लगाना। तो यदि कारण आता है तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कुछ का नहीं है। टिपिकली जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मलेरिया है जिसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, टाइफॉइड है जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं, हेपेटाइटिस अनफॉर्चुनेटली कॉमनेस्ट है बट उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो सपोर्टिव मेजर्स ही होता है। अगेन डेंगू का भी कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता बिकॉज वो वायरल डिजीज़ है, तो उसका भी अगेन सपोर्टिव केयर होता है। तो कारण पता चलने के बाद अकॉर्डिंगली यदि इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, यदि नॉन इन्फेक्टिव है तो सपोर्टिव केयर एक इम्पोर्टेंट मदद करती है और वो पेशेंट को भी हेल्प करती है कि हाँ कितने दिन में ठीक होगा, कब ठीक होगा, क्या नेचुरल कोर्स होगा। और डॉक्टर जोगिंदर कुमार, कई बार अभिभावक ये शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चा जब भी सीज़न चेंज होता है तो बार बार बीमार पड़ता है। जी। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
आई थिंक यदि हम कहें तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब भी सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, बरसात आना, तो बच्चे तुरंत बीमार हो जाते हैं और ये अभिभावकों के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी की वजह होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब भी मौसम बदलाव है, जैसे गर्मी से सर्दी आ रही है, तो हमें तुरंत सुबह से शाम मौसम ठंडे होने लग जाते हैं, तो हमें पहनाव में बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों की दिनचर्या में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे पार्क में खेलने का समय, हमें पता है कि यदि सुबह शाम ठंडी है तो उसमें ना ले जाएं। ऐसे ही बच्चों को नहलाने के लिए टेम्परेचर का ध्यान रखना, उनके इवन खाने में, क्योंकि जब गर्मी से ठंडी में जाते हैं तो टिपिकली फ्रिज का खाना हम कहते हैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रखें, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। सिमिलरली जब सर्दी से गर्मी में वापस आते हैं तभी भी ये सडन चेंजेस होते हैं और इसी दौरान बच्चे की इम्यूनिटी में भी बदलाव आता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जी खून बदल रहा है, एक तरह से इम्यूनिटी भी चेंजेस होती हैं, स्टिमुलस चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं जी। सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि पहले तो कि हमें खान पान में अपना बदलाव लाएं। दूसरा है परिधान में, जब भी मौसम हो मौसम के अनुसार कपड़े पहने। तीसरा है कि जब भी सीजन बदलता है वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से पहला है कि बचाव। यदि किसी को इन्फेक्शन है तो बच्चे को उससे थोड़ा दूर रखें, बच्चे को बचाएं। दूसरा है बच्चे का टीकाकरण, जैसे न्यूमोकोकल, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, इनके टीके अवेलेबल हैं, वो लेने चाहिए। तीसरा ये है कि यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी हमें ट्रीटमेंट शुरू कराएं, ताकि बच्चे में, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, जो उसकी बॉडी की कैपेसिटी है वो कम होती है डील करने की, तो उनमें ज़्यादा परिणाम होते हैं कंपेयर टू बड़ों के। जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि पीलिया का पता चल गया जी, और अभिभावक हैं कुछ रिमोट एरियाज़ में, वो सीधा एक्सपर्ट के पास ना जाके, दवाई ना लेकर कुछ और कोशिश करते हैं, अल्टरनेटिव या कुछ और झाड़ फूंक की तरफ चले जाते हैं, जिससे काफ़ी समस्या आ जाती है जी। तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पहला संदेश होगा कि देखिए कि कोई भी यदि बीमारी है तो उसका समाधान प्रॉपर साइंटिफिक इलाज ही किया जाता है। कोई भी झाड़ फूंक किसी भी बीमारी का समाधान नहीं करती है। तो पहला चीज़ है कि जो झाड़ फूंक करने वाले हैं उसी में किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए, ना पीलिया ना बाकी किसी चीज़ के लिए। जो भी उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। फॉर्चुनेटली अभी हम भारत में जिस स्थिति में हैं वो हर चीज़ बहुत ही नज़दीकी एक्सेसिबल है जी। तो हमें जो भी नज़दीकी एक्सपर्ट हो, जो भी नज़दीकी डॉक्टर हो, उनसे मिलना चाहिए ताकि टाइमली इलाज हो जाए। क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हमने चर्चा की उनका टाइमली इलाज हो तो परिणाम बहुत ही बेहतर होते हैं। जब डिले होता है इलाज में, या कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू फूंक या कुछ दिया गया है उसके वजह से ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, इवन लीवर पे डैमेज होना भी कॉमन होता है। जी जी जी। तो डॉक्टर जोगिंदर कुमार जैसे एक्सपर्ट्स आप लोग आते रहते हैं, तो कई बार चर्चा में ये भी निकल कर आया है कि पीलिया जो है वो स्वतः भी ठीक हो जाता है कुछ दिनों में जी। बहुत प्रतिशत ऐसा होता है जी। तो उसी वजह से लोग शायद वहाँ जाते होंगे और सोचते होंगे कि फलां व्यक्ति ने ये कर दिया तो मेरा तो ठीक हो गया, तुम भी जाओ, तो एक भेड़ चाल वाली बात हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो ये पीलिया है, जैसा कि हमने चर्चा की कि सबसे कॉमन कारण पीलिया के वायरल इन्फेक्शन है। जी जी। और वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इट मीन्स ये स्वतः ही ठीक होंगे। जी जी जी। तो वो उनको पता है कि हाँ ये अपने आप ठीक होगा। 100 में से मैं कह सकता हूँ 90-95% धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, जो हम सपोर्टिव केयर कहते हैं उसी से ही। लेकिन जो 5% है उसमें स्थिति बिगड़ सकती है जी। तो अब ये कह सकते हो कि यदि किसी को ये पता है कि जी हाँ ये स्वतः ठीक होने वाली बात है तो वो 95% तो हमेशा करेक्ट ही होगा। और आई थिंक ये हमें समझने की सख्त ज़रूरत है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि हम किस 5% में आएंगे, अपने आप ठीक होने वाले में या जिसके लिए मेडिसिन है। तो बेस्ट तरीका है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो देखें, वो खुद बता देंगे कि हाँ ये कारण ये लग रहा है तो इस स्वतः ठीक हो जाएगा खान पान में देखभाल करने से और बाकी चीज़ों में देखभाल करने से। कहीं जहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी। बड़े लोग तो अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, पर बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कोताही बरत ही देते हैं, जिसके कारण जो ये समर्स का सीज़न है या बरसात का मौसम है उसमें उन्हें डायरिया की बड़ी शिकायत रहती है। तो डायरिया की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए, किस टाइप का डायरिया होता है, और अगर हो ही जाए तो उसके उपरांत क्या करना चाहिए? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पीलिया से हम जैसे बात कर रहे थे और डायरिया कहीं ना कहीं ये लिंक हैं जी। बिकॉज टिपिकली हम देखते हैं कि बच्चे कहीं भी बाहर जाएंगे, पानी कहीं से भी पी सकते हैं, खाना खाएंगे, हाइजीन का अपना इतना ध्यान रखना मुश्किल होता है।
तो जो डायरिया होते हैं वो मोस्टली इन्फेक्टिव होते हैं, इट मीन्स इन्फेक्शन आएगा। इन्फेक्शन बाहर से खाने में ही आता है। जी, तो हम जी। कहते हैं कि हाथ और मुंह से इन्फेक्शन आता है, तो उसको बचाने का सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम बचपन से ही बच्चे को आदत डालें कि कोई भी चीज़ बिना साबुन से हाथ धोएं हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। यदि हम बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे तो वो शायद इतना नहीं करेंगे, वो एक हेल्प कर सकता है। जी जी। जो सेकंड चीज़ है वो पानी, कि जहाँ से भी पानी पीते हैं हमें इंश्योर करना चाहिए वन स्कूल में बाहर कि पानी का जो सोर्स है वो कंटेमिनेटेड ना हो, आरओ का वाटर हो, प्यूरिफाइड वाटर हो, वो उनको पीना चाहिए। और इसलिए बेस्ट रहे कि बच्चे को आप बोतल दे के भेजो, बाहर जा रहे हैं तो खाना घर का टिफिन में पैक करके भेजें। तो यदि इनके बावजूद भी कॉमन होता है कि जी हो जाता है दस्त, तो कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है, पहला कि दस्त के लक्षण क्या होंगे। दस्त के लक्षण होते हैं बार बार बच्चे का पोटी वॉशरूम जाना, पोटी जाएगा बार बार, और पतला होना। जी जी। उस दस्त के साथ कई बार उल्टी भी हो सकती है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो आगे परिणाम होते हैं, वो शरीर में पानी की कमी होती है। तो हम कहते हैं कि दस्त किसी भी कारण से हो, अल्टीमेटली पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जब पानी की कमी होती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उसकी वजह से सारे आगे जो दुष्परिणाम होते हैं वो होते हैं। क्योंकि शरीर का पानी सूखता जाता है, इससे बॉडी में कमी हो जाएगी, बच्चा सुस्त हो जाएगा, वो फिर से पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, और बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर लॉस होता जाएगा, जिससे कि उसमें डिहाइड्रेशन होकर शॉक भी हो सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जी। तो जो ORS होता है उसे क्या बनाया जा सकता है कि बना बनाया लेना चाहिए या घर में दिया जा सकता है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ORS एक ऐसा आविष्कार है जिसने कई करोड़ों जानें बचाई हैं और बहुत ही आसान चीज़ है। इसका कंसेप्ट एक ये है कि जब भी दस्त होता है तो केवल और केवल पानी नहीं लॉस होता बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाते हैं, शुगर भी जाता है। तो यदि आप ORS में देखोगे, ORS का जो कंपोजिशन है वो पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शुगर होता है। जी जी। तो लेकिन सबसे ज़रूरी है वो सही मात्रा में होना ज़रूरी है। ओके। तो बेस्ट है यदि ORS अवेलेबल है, आजकल सब जगह पे अवेलेबल है, तो घर में ORS जरूर रखना चाहिए। और पूरे एक पैकेट को 1 लीटर पानी में डालना चाहिए और पूरा 1 लीटर को हमें 24 घंटे के अंदर पी लेना चाहिए। ओके। यदि पानी बचता है तो उसको फेंक देना चाहिए और यदि कम होता है तो दोबारा पूरा 1 लीटर बनाना चाहिए। और जिस पानी में बना रहे हैं वो या तो RO का हो या पानी को अच्छे से उबाल के ठंडा करके बनाना चाहिए। इन केस ये कहें कि जी घर पे नहीं है, तो उसके आसान तरीके होते हैं कि आप नमक और चीनी का घोल बना सकते हैं, वो एक घर पे बनाने की विधि है। जो नहीं करना चाहिए मैं कहूँगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चीज़ जो कॉमनली आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि चाय पिला देना, है ना, चाय पत्ती का बड़ा कॉमन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स देना, या फ्रूटी देना, या जूस, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड जूसेस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो हमें उसके अप्रोप्रिएट कंपोजिशन के लिए ORS ही लेना चाहिए बजाय इन लिक्विड डाइट्स के। अल्टरनेटिव लिक्विड्स नहीं लेने चाहिए बल्कि ORS लेना चाहिए। जो घर पे यदि कहें कि अल्टरनेटिव हो सकते हैं वो सिंपल है, सिकंजी। जो कहते हैं कि नींबू पानी है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है। जूस भी लेने हैं तो वो घर पे फ्रूट्स के निकाल के ले सकते हैं, बट वो बेस्ट नहीं है। तो सिकंजी और ORS ये दो ही बेस्ट चीज़ें। जी। बड़े तो करते ही हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पर अपने बच्चों के ऊपर भी कई बार ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में पता चलता है कि उनको हाई डिग्री की आपको एंटीबायोटिक लिखनी पड़ रही है डॉक्टर को ना चाहते हुए भी। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन से कैसे बचा जाना चाहिए, खासकर बच्चों के सिलसिले में? ये आज के टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ना। हम बात कर रहे हैं कि जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि 90% जो दस्त हैं वो नॉन इन्फेक्टिव या वायरल होते हैं जिस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसका मतलब है कि 90% या उससे भी ज़्यादा हम जो यदि एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो काम कर ही नहीं रही है, बल्कि वो बॉडी में जाके उसको जो हमारा बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, उनको हटा देती हैं और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो पहली चीज़ तो ओवर द काउंटर किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, ना बड़ों को
ना बच्चों को। जी जी। दूसरा, बच्चों का जो डोज है वो वजन से रिलेटेड होता है। हमने कॉमनली देखा है कि वो या तो अंडर डोज ले रहे होते हैं या ओवर डोज, बिकॉज ऐसा होता है किसी ने कह दिया जी ये दवाई ले लो और 5 ml दे दो, बट अब वजन यदि बच्चे का 10 किलो है, 20 किलो, 30 किलो, तीनों के लिए अलग अलग डोज होंगे। बिल्कुल। तो डोज ओवर डोज भी हो सकती है और अंडर डोज भी। तो अगेन बच्चों के लिए तो कभी भी कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेना चाहिए। जी। डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, और क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला रहता है, कई बार बच्चे ठीक से अपने जो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, जो तकलीफ़ हो रही हैं, वो बता नहीं पाते, तो अभिभावकों को किस तरह से सजग रहना चाहिए? जैसे ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं सीज़न बदलने में या पीलिया में या डायरिया में। पहला तो मेरा सभी के लिए ये सुझाव रहेगा कि जब भी मौसम बदलता है तो हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि हमें लगता है बच्चे के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा यदि खाने पीने में कमी आ रही है, खांसी जुकाम हो रही है, तो वो अर्ली इंडिकेटर है कि प्रोबेबली बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसको टाइमली ही आइडेंटिफाई करके डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा है प्रिवेंशन, सबसे ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, खान पीन, पहनावे पे ध्यान दें। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल के लिए वैक्सीन है, टाइफॉइड का वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, डायरिया के लिए रोटा वायरस की गवर्नमेंट वैक्सीन दे रही है सबको 6, 10 और 14 हफ्ते पे। तो जो वैक्सीन्स हैं वो सारी की सारी लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन्स का काम ही है कि प्रिवेंशन। तो यदि वैक्सीन टाइम पे लेंगे तो वो 90% तक डिजीज़ को वही प्रिवेंट कर देते हैं। तीसरा, जब भी हो यदि बीमारी हो जाती है तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहिए, क्योंकि जितनी उम्र कम होती है उतना ही बॉडी में रिजर्व कम होता है और वो जितना हम देर करते हैं उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी। डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन, PGI चंडीगढ़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, और बच्चों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं जो सीज़न बदलने पे होती हैं, या जो पीलिया है या फिर डायरिया है, उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन।